गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवाम को डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 हिंदी विषय का अगला पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हमारी जनजातीय कलाएं। आइए सीखें जनजातीय लोक कलाओं की समझ, प्रदेश की प्रमुख जनजातियों की जानकारी, पर्यावरण के प्रति जुड़ाव, युग्म शब्द, एक वचन बहुवचन की समझ। ये इस पाठ में हमें पढ़ना है। शहर में जनजातीय कला प्रदर्शनी लगी थी जिसमें मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों की कलाओं को उनके स्वाभाविक परिवेश में बताया गया था। प्रदर्शनी में इन जनजातियों के घरों और दैनिक उपयोग की वस्तुओं को ठीक उसी तरह संजोया गया था जैसे वे अपने वास्तविक जीवन में व्यवहार में लाते हैं। मेघला और उसकी सहेलियां सुप्रभा और फातिमा प्रदर्शनी देखने गई थीं। उनके साथ जाह्नवी दीदी भी थीं। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनजातियों के रहन सहन का गहराई से अध्ययन किया था। तो बच्चों, एक शहर में एक प्रदर्शनी लगाई गई थी जिसमें मध्य प्रदेश की जनजातियाँ कौन होते हैं? वे लोग जो जंगलों में निवास करते हैं, आदिवासी जनजातियाँ, उनको जनजातीय समूह में रखा गया है। हमारे मध्य प्रदेश के जंगलों में विभिन्न जनजातियां निवास करती हैं, जैसे गौड़, भील, सहरिया, भारिया। ये सभी जंगलों से पर ही आश्रित होते हैं। उनसे उत्पन्न होने वाले पदार्थों को बेचकर या उनको ग्रहण करके ही वे अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसे ही एक शहर में इन जनजातियों से संबंधित प्रदर्शनी लगाई गई थी जिसमें उनकी दैनिक उपयोग की वस्तुओं को ठीक वैसे ही रखा गया था, सजाया गया था जैसे वो अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं। अब उस प्रदर्शनी को देखने मेघला और उसकी सहेलियां भी गई थीं और उनके साथ जाह्नवी दीदी भी थी। जाह्नवी दीदी ने इन जनजातियों के रहन सहन का अध्ययन किया था। प्रदर्शनी के प्रवेश द्वार को बड़े ही कलात्मक ढंग से सजाया गया था। सजावट में लोक संस्कृति की छाप स्पष्ट दिख रही थी। जो उनका प्रवेश द्वार था उसको बड़े अच्छे ढंग से सजाया गया था। द्वार पर गोबर और मिट्टी से कई प्रकार के चित्र उकेरे गए थे। इन चित्रों को कई रंगों से अच्छी तरह रंगा गया था। चित्र इतने आकर्षक थे कि इन्हें देखकर लगता ही नहीं था कि इतनी साधारण वस्तुओं से इतने सुंदर चित्र बनाए जा सकते हैं। जो प्रदर्शनी का द्वार था उसको बड़े अच्छे ढंग से सजाया गया था। द्वार पर मिट्टी और गोबर से कई चित्र बनाए गए थे और उन्हें विभिन्न रंगों से रंगा गया था। वे सभी प्रदर्शनी के अंदर गईं। प्रदर्शनी को जगह जगह बांस, पत्तों, सन, सुतली और लकड़ी से बनी कलात्मक वस्तुओं से सजाया गया था। वे सभी अंदर जाती हैं और प्रदर्शनी को देखने लगती हैं। अब जो प्रदर्शनी लगी थी उसको जगह जगह बांस, पत्तों, सन और सुतली से अलग अलग तरह से उसको सजाया गया था। प्रदर्शनी में एक जगह लाख की चूड़ियाँ, पाटले, चूड़े, खिलौने, श्रृंगार पेटिका इत्यादि कई वस्तुएं प्रदर्शन और बेचने के लिए रखी थीं। जाह्नवी दीदी ने बताया कि लाख, पलास और इसी प्रकार के कुछ पेड़ों की गोंद या रस से बनाई जाती है। जो लाख की चूड़ियाँ होती हैं वो पलास या अन्य पेड़ों की जो गोंद निकलती है उनके रस से बनाई जाती है। लाख की बनी बहुत सी वस्तुओं का उपयोग जनजातियों में खूब होता है। जो लाख से चीज़ें बनाई जाती हैं उनका उपयोग जनजातियाँ अधिक करती हैं। प्रदर्शनी में काष्ठ शिल्प और धातु शिल्प का भी प्रदर्शन किया गया था। काष्ठ शिल्प मतलब लकड़ी से बनी वस्तुएं और धातु मतलब लोहा, पीतल, तांबा इत्यादि से बनी हुई वस्तुएं। काष्ठ और धातु के बने खिलौने कलात्मक और दैनिक उपयोग की वस्तुएं देखने योग्य थीं। जो लकड़ी और धातु से बने खिलौने और दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं थीं वो बड़ी अच्छी लग रही थी, देखने योग्य थीं। वे सभी प्रदर्शनी देखने लगी। मेघला ने कहा, दीदी इनमें से कुछ चीज़ें तो हमारी समझ से परे हैं, आप कुछ बताइए ना। तभी मेघला बोलती है कि दीदी हमें तो इनमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ें आप बताइए। तो जाह्नवी दीदी ने कहा, अच्छा तुम सभी प्रदर्शनी
देखती चलो और ध्यान से मेरी बात भी सुनती रहो। सुप्रभा बोली, हाँ दीदी, हम सब ध्यान से सुनेंगे। जाह्नवी कहने लगी, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है। जो हमारा प्रदेश है मध्य प्रदेश, इसमें जनजातियों की जो संख्या है वो अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है। यहाँ गौड़, भील, कोरकू, कोल, बैगा, मारिया और सहरिया प्रमुख जनजातियाँ हैं। यहाँ की जो जनजातियाँ हैं वो हैं गौड़, भील, कोरकू, कोल, बैगा, मारिया और सहरिया। इसके अतिरिक्त भी कई जनजातियाँ प्रदेश में निवास करती हैं। इसके अतिरिक्त भी कई जनजातियाँ हैं, जैसे लोह पीटा होते हैं जो लोहे की वस्तुएं बेचते हैं, और भी कई जनजातियाँ मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। ये जनजातियाँ प्रकृति के सबसे निकट रहती हैं। इनका जीवन प्रकृति पर निर्भर है। ये जनजातियाँ स्वभाव से कला प्रेमी हैं। इनकी कलाओं पर प्रकृति की सुंदरता का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। इनकी कलाओं में पेड़ पौधे, पशु पक्षी और चांद सूरज जीवंत हो उठे हैं। अब ये जनजातियाँ जो हैं अधिकांशतः जंगलों में या जंगलों के पास ही निवास करती हैं। इनका पूरा जीवन प्रकृति पर ही निर्भर होता है। इनकी जो कलाएं होती हैं वे बड़ी सुंदर होती हैं। इनकी कलाओं में पेड़ पौधे देखने को मिल जाएंगे, पशु पक्षियों के चित्र मिल जाएंगे देखने को, या चांद सूरज बिल्कुल ऐसे बनाते हैं जैसे सही में वो चीज़ बना दी गई हो, जीवंत हो उठे, मतलब वो उनमें जान डाल देते हैं। फातिमा ने कहा, शायद इसलिए इन कलाकृतियों में प्राकृतिक प्रतीकों और वस्तुओं का प्रयोग अधिक किया गया है। जाह्नवी ने उत्तर दिया, हाँ फातिमा, यह देखो, इस खंड में गौड़ जनजाति कला को दिखाया गया है। अब अलग अलग जगह अलग अलग जनजाति के बारे में बताया गया था। तो इस एक खंड था, उसमें गौड़ जनजाति के बारे में बताया गया था। इनकी इस कला को चीन्हा कहते हैं। गौड़ स्त्रियां अपने घरों की दीवारों के उठे हुए किनारों को गेरू, कजली या नील के रंगों से रंगती हैं। जो गौड़ स्त्रियां होती हैं वो अपने घरों के जो उठे हुए किनारे होते हैं उनको अलग अलग रंगों से रंगती हैं। दीवारों पर गोल या तिकोन रेखाएं उभार कर उन्हें भी रंगों से सजाया जाता है। जो दीवार होती हैं उनको भी उन्हें गोल या तिकोन रेखाएं मिट्टी से बना दी जाती हैं और उनको उभार दी जाती हैं और उनको रंग से रंग दिया जाता है। ताकों, खूंटियों और अनाज रखने की कोठियों को भी चित्रांकित किया जाता है। उनकी जो खूंटी होती है, कोई चीज़ टांगने के लिए अपन लगा देते हैं मकानों में, अपन जैसे कील गड़ाते हैं वैसे वो खूंटी बनाते हैं लकड़ी की जो दीवार में लगी रहती है। अनाज भंडारण के लिए भी वो मिट्टी की एक कोठी बनाते हैं जिसको भी वह रंगों से और चित्रों से सजाते हैं। आजकल गौड़ी चित्र शैली के चित्रों की देश विदेश में खूब मांग है। आजकल इन चित्रों की देश विदेश में बहुत मांग बढ़ गई है। गौड़ रस्सी, मचिया, सुतली, कृषि के औजार, खुमरी, फंदे और धनुष बाण कलात्मक ढंग से बनाते हैं। जो गौड़ जनजाति के लोग होते हैं वह इन चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से बनाते हैं। यहाँ ये सब चीज़ें दिखाई गई थीं और जो प्रदर्शनी लगी थी उसमें इन चीज़ों को बताया गया था। जाह्नवी मेखला और उसकी सहेलियों के साथ आगे बढ़ी। जाह्नवी ने बताया, यहाँ भील जनजाति की कलाओं को प्रदर्शित किया गया है। दीवारों पर बने ये भित्ति चित्र देखिए, ये भील परंपरा की विशेष शैली है, इसे पिथौरा कहते हैं। अब भील जनजाति थी उसके बारे में बताया गया था और उनकी चित्रों की जो शैली होती है उसे पिथौरा कहते हैं। पहले ये चित्र पिथौरा पर्व पर बनाए जाते थे। पहले ये चित्र कब बनाए जाते थे? उनके एक पर्व होता था जिसको पिथौरा पर्व कहते थे, उस पर वो चित्र बनाते थे। ये लोग आंगन में अल्पनाएं मांडते हैं। जैसे अपन लोग रंगोली या चौक मांडते हैं वैसे ही वो आंगन में अल्पनाएं मांडते हैं। भील कला को देखती हुई वे सभी एक झोंपड़ी और उसके आंगन के सामने खड़ी हो गईं। आगे बढ़ी तो एक झोंपड़ी और उसके आंगन के सामने खड़ी हो गईं। जाह्नवी दीदी ने बताया, वह सहरिया जनजाति का परंपरागत आवास है। वह सहरिया जनजाति का आवास है, मतलब यहाँ पर वे लोग रहते हैं। इसमें ये लोग दीवारों को चित्रित करते हैं। जो सहरिया जनजाति के लोग होते हैं वो दीवारों को चित्रित करते हैं, साथ साथ अपनी गृहस्थी के सामान को भी आकर्षक ढंग से बनाते हैं। और जो उनका गृहस्थी का सामान होता है उसको भी वह बड़े आकर्षक कलात्मक ढंग से बनाते हैं।
सहरिया जिस कोठी या बखार में अनाज को रखते हैं उसे विशेष रूप से सजाते हैं। ये चित्र दिया है, इसको सहरिया जनजाति की कोठी है जिसमें वह अनाज भरते हैं। वह देखो चित्र से सजी एक कोठी पेई कहलाती है। इसको वे लोग पेई कहते हैं। पेई वास्तव में सहरिया चित्रकला का अद्भुत नमूना है। जो सहरिया जनजाति के लोग होते हैं बड़े ही अच्छे ढंग से इसको बनाते हैं, मिट्टी से बनाते हैं, फिर उसको विभिन्न रंगों से सजाते हैं। सहरिया खंड से लगा हुआ हिस्सा कोरकू जनजाति का था। कोरकू आवास में दीवारों पर और दरवाजे के आजू बाजू बड़े ही सुंदर चित्र बनाए गए थे। जाह्नवी दीदी ने बता रही थी कि ये कोरकू जनजाति की चित्रकला है, इसे गुदनी कहते हैं। जो कोरकू जनजाति के लोग चित्रों को बनाते हैं उसको गुदनी कहते हैं। गुदनी के लिए सफ़ेद खड़िया या लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। जो गुदनी चित्रकला बनाई जाती है उसके लिए सफ़ेद मिट्टी, लाल मिट्टी या खड़िया मिट्टी का प्रयोग वे लोग करते हैं। गुदनी बनाना बड़ा शुभ माना जाता है और इसको बनाना वे लोग बहुत शुभ मानते हैं। इसे बनाते समय सूपे में गोबर की देव मूर्ति रखकर पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। जब इसको बनाते हैं तो सूपे में गोबर की देव मूर्ति बनाकर रख लेते हैं और अपने पारंपरिक गीत वो गाते हैं। तभी मेखला ने लकड़ी की एक सुंदर कलाकृति को देखकर पूछा, दीदी यह क्या है? जाह्नवी ने बताया, यह गाता है। कोरकू जनजाति में मृतकों की याद में गाता स्थापित करने की प्रथा है। गाता लकड़ी के ऊपर सुंदर आकृतियाँ उभारकर बनाया जाता है। इन्हें भी जानें। अल्पना, रंगीन कलात्मक रेखा चित्र, चौक मांडना, बनाना या पूरना। परंपरा, रिवाज, प्रथा। कलाकृति, कलात्मक ढंग से बनी हुई वस्तु, आवास, घर, रहने का स्थान, स्थापित या थापना। वे सभी प्रदर्शनी में सजी विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों की प्रशंसा करती हुई भारिया जनजाति कलाखंड में पहुंची। अब दूसरी जनजाति आ जाती है, उसका नाम है भारिया। भारिया जनजाति के घर पर दरवाजे के आसपास परंपरागत शैली में चित्र बनाए गए थे। वहाँ बांस और छिंद के पत्तों से बनाई गई रोज़मर्रा के काम की चीज़ें दिखाई गई थीं। वहाँ पर बांस और छिंद के पत्तों से कुछ चीज़ें बनाई गई थीं, वो रखी थी। जाह्नवी ने बताया कि भारिया जनजाति के लोग पेड़ की छाल से रस्सी बनाने में बड़े निपुण होते हैं। जो भारिया जनजाति के लोग होते हैं वो पेड़ की छाल से बड़ी अच्छी रस्सी बनाते हैं। आगे के खंड में एक बैगा जनजाति के परिवार के रहन सहन को प्रदर्शित किया गया था। एक बैगा युवती अपनी परंपरागत वेशभूषा में बैठी थी। उसके हाथ, पैर और चेहरे पर बड़े ही सुंदर चित्र बने थे। ये जो चित्र दिख रहा है ये बैगा जनजाति की स्त्री का है। इसके हाथ पैरों पर बड़े ही सुंदर चित्र बनाए गए हैं। जाह्नवी ने बताया, बैगा जनजाति की स्त्रियां अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर आकर्षक चित्र गुदवाती हैं। इसे गोदना कहते हैं। गोदना गुदवाना अन्य जनजातियों में भी बहुत लोकप्रिय है। कोल जनजाति का आवास भी सुंदर चित्रों, बांस, घास, लकड़ी तथा मिट्टी की बनी कलात्मक वस्तुओं से सजा था। मेखला और उसकी सहेलियां प्रदर्शनी देखकर बहुत खुश थीं। उन्हें अपने प्रदेश की जनजाति कलाओं और उनके रहन सहन के बारे में बहुत सी जानकारी मिली थी। जाह्नवी दीदी कह रही थी, जनजातियों की जीवन शैली और लोक कलाएँ प्रकृति के बहुत करीब होती हैं। ये हमारे प्रदेश की अमूल्य धरोहर हैं। इनके गीत, संगीत और नृत्य भी जनजातीय जीवन के विशिष्ट प्रतीक हैं। आजकल ये सभी जनजातियां अपनी परंपराओं को जीवित रखते हुए विकास के मार्ग पर भी आगे बढ़ रही हैं। इन जनजातियों के सैकड़ों हजारों सुशिक्षित व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में पूरी योग्यता और निपुणता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रदेश और देश की प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं। मेखला, सुप्रभा, फातिमा दीदी के साथ घर लौट रही थीं, पर उनका मन अब भी उन्हीं मनमोहक चित्रों और कलाकृतियों में खोया था। अब हम इसके प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, जनजातीय कला प्रदर्शनी में क्या बताया गया था? इसका उत्तर होगा, जनजातीय कला प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश की विभिन्न जनजातियों की कलाओं को उनके स्वाभाविक परिवेश में बताया गया था। प्रदर्शनी को किन किन चीज़ों से सजाया गया था? तो प्रदर्शनी को जगह जगह बांस, पत्तों, सन, सुतली और लकड़ी से बनी कलात्मक वस्तुओं से सजाया गया था।
मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ भील, गौड़, कोल, कोरकू, बैगा, भारिया, सहरिया आदि हैं। गौड़ी चित्रकला शैली को क्या कहते हैं? तो गौड़ी चित्रकला शैली को चीन्हा कहते हैं। गुदनी चित्रकला में कौन कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? तो गुदनी चित्रकला शैली में सफ़ेद, खड़िया या लाल मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही या गलत लगाइए का चिन्ह लगाइए। जनजाति स्वभाव से ही कला प्रेमी होती हैं, सही। जनजातियों की दैनिक वस्तुएं कलात्मक नहीं होती, गलत। जनजातीय लोक कलाओं पर प्रकृति का प्रभाव नहीं है, गलत है। जनजातीय जीवन और परंपरा प्रदेश की अमूल धरोहर हैं, बिल्कुल सही बात है। गीत, संगीत और नृत्य जनजातीय परंपरा के महत्वपूर्ण अंग हैं, सही। सही उत्तर छांट कर लिखना है। सहरिया जनजाति की अनाज भंडारण की विचित्र कोठी कहलाती है, उसको पेई बोलते हैं। गाता बनाने वाली जनजाति है कोरकू। भील भित्ति चित्रकला कहलाती है पिथौरा। लाख बनाई जाती है गोंद से। इन शब्दों के बहुवचन शब्द लिखना है। एक वचन से हमें उनके बहुवचन बताना है। एक वचन मतलब जिस शब्द को पढ़ने से हमें एक वस्तु या एक व्यक्ति के बारे में पता लगता है, उसे एक वचन बोलेंगे। और बहुवचन मतलब एक से अधिक वस्तुएं बहुवचन के अंतर्गत आती हैं। जैसे पत्ती, एक पत्ती है, बहुवचन करेंगे तो क्या होगा? पत्तियाँ। मूर्ति, अभी एक मूर्ति है, अब उसका बहुवचन करेंगे तो मूर्तियाँ। स्त्री का स्त्रियाँ। प्रति, प्रतियाँ। कोठी, कोठियाँ। गति, गतियाँ। रोटी, रोटियाँ। जाति, जातियाँ। ये एक वचन से इनके हमने बहुवचन शब्द बनाए हैं। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।